व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में, जिसको आप एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन के नाम से भी जानते हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का काफ़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल करा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन की जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोजेज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में करा जाता है। अगर हम इसकी ड्रग क्लास की बात करें तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है एंड ये बनाया भी बैक्टीरिया से जाता है। एक बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, उसी से इसकी फॉर्मेशन करी जाती है। मार्केट में स्ट्रेप्टोमाइसिन की 3 स्ट्रेंथ अवेलेबल है, 500 mg, 750 mg एंड 1 ग्राम की पैकिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो 750 mg वाली ही पैकिंग इस्तेमाल होती है। मतलब 0.7 ग्राम वाली पैकिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है एंड ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। इसको जब भी यूज़ करना है तब इसको वाटर फॉर इंजेक्शन जो इसी के साथ में आता है उसमें मिक्स करके फिर पेशेंट को इंजेक्ट करा जाता है एंड इसको हमेशा इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करा जाता है। इसको कभी भी आईवी इंजेक्ट नहीं करा जाता, वेन में इंजेक्ट नहीं करा जाता, इसको हमेशा इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करा जाता है। पैकिंग के ऊपर भी मेंशन करा होता है। एंड आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, जो ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन ड्रग है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, उसमें जो ड्रग्स आते हैं उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है। तो ट्यूबरक्लोसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन का काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल आती है। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस में स्ट्रेप्टोमाइसिन का बहुत इस्तेमाल करा जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग है ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उसमें ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है एंडोकार्डिटिस में, इसका इस्तेमाल करा जाता है। इस कंडीशन में जो हार्ट वाल्व है या फिर जो इनर लाइनिंग है हार्ट की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो एंडोकार्डिटिस के ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ब्रूसेलोसिस में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। ये इस कंडीशन में एनिमल से ह्यूमन में एक इन्फेक्शन हो जाता है एंड ये इन्फेक्शन मेनली डेयरी प्रोडक्ट, जो नॉन पैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उसको कंज्यूम करने से होता है। तो ब्रूसेलोसिस की कंडीशन में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा प्लेग के ट्रीटमेंट में, प्लेग के जो पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। रैट बाइट फीवर को ठीक करने के लिए भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, किसी भी तरह के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर सीवियर निमोनिया हो गया है, सीवियर निमोनिया के ट्रीटमेंट में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा निमोनिया के अलावा किसी भी तरह का लंग्स का इन्फेक्शन है, लंग्स की प्रॉब्लम है, उसमें भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। एंड सेलुलाइटिस के ट्रीटमेंट में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करा जाता है। ये इसके सभी के सभी मेजर यूजेस हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, कैसे ये काम करता है, तो ये जो राइबोसोमल 30 ऐसे सब यूनिट है उनमें अटैच होके ये जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है एंड पेशेंट को रिलीफ आने लगता है। जो इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो सबसे पहले हम एक्यूट इन्फेक्शन की बात करते हैं, जो मेजर नहीं है लेकिन एक्यूट इन्फेक्शन है, उसमें जो डोज दी जाती है वो 1 ग्राम IM डोज दी जाती है। इंट्रामस्कुलर जरूर ध्यान रखें, एक्यूट इन्फेक्शन में 1 ग्राम IM डोज दी जाती है। OD या BD मतलब दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार वो पेशेंट की कंडीशन देख के दी जाती है एंड इसको 7 से 10 दिन तक दिया जाता है। एंड एक्यूट इन्फेक्शन में जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, 50 साल या फिर 50 साल से जो ऊपर है, उनको 0.75 ग्राम डोज दी जाती है, मतलब 750 mg डोज दी जाती है।
अगर हम ट्यूबरक्लोसिस में बात करें, ट्यूबरक्लोसिस में पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन की क्या कॉमन डोज दी जाती है? वैसे तो डोज पेशेंट की कंडीशन देख के दी जाती है, लेकिन कॉमन जो डोज होती है वो 1 ग्राम या फिर 0.7 ग्राम मतलब 750 mg दिन में पेशेंट को एक बार दी जाती है, या फिर एक वीक में 3 बार डोज दी जाती है। एंड इसको 30 दिन से लेके 60 दिन तक कंटिन्यू करा जाता है। अब अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, अगर किसी को साइड इफेक्ट दिखते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे इसका मेजर साइड इफेक्ट है ओटोटॉक्सिसिटी, मतलब कान में सुनना कम हो जाता है, जो सुनने की शक्ति है वो कम हो जाती है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस दिख सकती हैं। अगर किसी को अमाइनो ग्लाइकोसाइड या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन से एलर्जी है, इससे पहले कोई भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग से एलर्जी हुई है, उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिख सकती है। इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है जब इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है, मतलब किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। एलिवेट लिवर एंजाइम, मतलब लीवर के जो एंजाइम है उसको बढ़ा सकती है। इसके अलावा वेन्स में इन्फ्लामेशन आ सकती है, जिसको फेलेबिटिस बोला जाता है, उसमें वेन्स में इन्फ्लामेशन हो सकती है। एंड अगर हम इसके सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें, अगर इसको बहुत ज़्यादा हाई डोज में यूज़ करा जाता है तो लॉस ऑफ बैलेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड में जो यूरिया है उसका अमाउंट बढ़ सकता है। किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ऑटोटॉक्सिसिटी की सीवियर प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड कुछ पेशेंट्स को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम भी दिखी है। अगर इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे इस्तेमाल करा जाता है तो ये फीटस को काफ़ी साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। जैसे जब भी बेबी होगा प्रेगनेंसी के बाद, उसके बाद जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसको सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, सबसे पहला, अगर किसी को भी रीनल फेलियर है, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो इसका इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो इसका इस्तेमाल ना करे, क्योंकि बेबी को सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ओटोटॉक्सिसिटी इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। इसके अलावा इसके साथ फ्रोसेमाइड जैसी जो पहले ही जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं, अदर ऑटोटॉक्सिक ड्रग जैसे फ्रोसेमाइड हो गया, उनका इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना। जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती हैं जो किडनी को हार्म करती हैं, जैसे वेनकोमाइसिन हो गया, उनका इस्तेमाल नहीं करना। जो एल्डरली पेशेंट हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट हैं विद किडनी प्रॉब्लम, उन केसेस में इसका इस्तेमाल नहीं करना। मसल रिलैक्सेंट के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसी भी और इंजेक्शन में मिक्स करके कभी भी पेशेंट को नहीं देना। स्ट्रेप्टोमाइसिन को सिंगल ही इंजेक्शन में सिर्फ अकेला ही दिया जाता है, किसी में भी इसको मिक्स ना करें। अगर हम इसकी ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो लूप डाययूरेटिक्स का स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं एंड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हैं, उनके साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं करना। अमिकासिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, उनके साथ भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो मार्केट में एक ही ब्रांड नेम है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, एम्बिस्ट्रिन एस, जो कि एबट का आता है। यही सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो जो 0.7 ग्राम वाला इंजेक्शन है, मतलब 750 mg वाला इंजेक्शन है, वो आपको 10 रुपीज़ MRP पे आसपास आपको मिल जाएगा। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन को लेके। एम्बिस्ट्रिन एस इंजेक्शन को लेके किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप अपने दोस्तों के साथ, मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज मिल सके। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर फॉलो करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।